Guys, go through a last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Guys, use your mic. Why more electronegative, less basic? क्या बेटा? Can you speak little louder? Why more electronegative, less basic? Why more electronegative, less basic? ये क्या होता है? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. More as character. आप लोग आधा अधूरा बोलते हो बेटा, ऐसे नहीं चलता है. ये जो स्टेटमेंट है, जैसे हो गया ऐसा, मीडिया वाले नहीं स्टेटमेंट देते हैं शाहरुख खान मर गया. ये आधा अधूरा है यार. पहले बताना पड़ेगा कि उसकी नई मूवी रिलीज हुई है जिसमें उसका एक कैरेक्टर है जिसमें शाहरुख खान मर जाता है. पूरी चीज बोलनी पड़ेगी तब वो सही है. ये जो स्टेटमेंट खाली है, एस कैरेक्टर मोर लेस बेसिक मोर इलेक्ट्रॉन लेस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या है और क्या चीज कही जा रही है. जब हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि CH3- NH2-, ऐसा क्वेश्चन आप निकाल कर लाओ, फिर उसमें पूछो. क्योंकि वो कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि उसको कहीं पर भी आप यूज कर लोगे. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. और लिमिटेड चीजें होती है केमिस्ट्री में. ऐसा नहीं है कि हम इन्फिनिट क्वेश्चंस बना सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के. लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसमें. आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स उठा लो, लिमिटेड एलिमेंट्स है. तो वो उसी में वो CH3- के बदले कभी CH3CH2- दे देगा. बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी ना कर देगा. तो आपको क्वेश्चंस को केयरफुली डील करना है. खाली एक छोटे से स्टेटमेंट बनाकर कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है कि A+B² लगा दिया और सब जगह उसको यूज कर रहे हैं. तुम्हें यहाँ पर केयरफुल होना पड़ेगा. CH3- NH2- और OH-F-, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इनका जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो ये क्यों है. ठीक है. फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये हमने एक लिखा और ये लिखा हमने और एक ये लिखा, इनमें ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्यों है. तो अलग अलग सिचुएशंस में साइंस अलग अलग हो जाती है. अब उसको तुम जनरलाइज करके, अगर तुम्हारी जगह पर कोई बच्चा होगा फिर वो कहीं और लगा देगा इसी स्टेटमेंट को, I-, Br-, Cl-, F-, उसने अगर तुम्हारा स्टेटमेंट लगा दिया तो गड़बड़ कर देगा वो. यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है. समझे ना. अभी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस बेसिक. यहाँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर बेसिक है इस वाले ऑर्डर में. तो तुम्हें केयरफुल होना है. तुम किस जगह के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, पहले वो क्वेश्चन हाईलाइट करो. नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे एक स्टेटमेंट की वजह से पूरी क्लास कंफ्यूज स्टेट में चली जाएगी. अब बताओ तुम इन तीन में से किसकी बात कर रहे हो. सर वो क्वेश्चन था ना आपने दिया था. मैंने कोई ऐसा Bromine क्वेश्चन connected नहीं to दिया है NH2. जिसमें खाली मैंने बोला हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस बेसिक. ऐसा मैंने थोड़ी ना दिया है. तुम क्वेश्चन को बोलो ना कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन है. किसकी बात कर रहे हो बेटा, वो स्टेटमेंट गलत है, ऐसे पढ़ लेना केवल. यही तो प्रॉब्लम है कि मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे फिर कि कहां पर वो स्टेटमेंट यूज करना है. समझे ना. तुम खाली ये नहीं बोल सकते इस साइंस में ये स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें 4, 5, 6, 7 कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं एक ही टाइप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. बेसिक स्ट्रेंथ को सॉल्व करना है 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट, बट वो लिमिटेड होते हैं, उनके क्वेश्चंस लिमिटेड बनते हैं. अब फिजिक्स में क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हो सकता है एक ही पढ़ो, लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं.
और फिर वो सॉल्व नहीं होते। वैसी सिचुएशन मैथ्स में है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है कि भले ही तुम्हें साइंटिफिक थियरी कई सारी पढ़नी पड़ रही हो, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चंस फ्रेम करती है। हो सकता है वैसा देखा हुआ क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम हॉल में मिल जाए और तुम्हारा मार्क्स आ जाए। अगर तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इन तीन में से किस सिचुएशन की तुम बात करो, तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है तुम शायद इस टाइप के क्वेश्चंस में डील करने की बात कर रहे हो, जिसमें सेम एटम है यहाँ पर, और हमने एस कैरेक्टर के बेसिस पे प्रूव किया कि जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो तुम्हारा इनमें वो स्टेटमेंट, अगर तुम ये भी बोलते कि सेम टाइप ऑफ एटम बट डिफरेंट एस कैरेक्टर, कैसे पता चलता है डिफरेंट एस कैरेक्टर है? हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि जिसमें मोर एस कैरेक्टर होगा। अब तुमने क्या ये वाली स्टेटमेंट केवल उठाई, इसके पहले की कहानी सब मिस कर गए। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस बेसिक। अगर तुम ये पूरा बोलो और फिर बोलो कि ये लास्ट वाली चीज आप एक्सप्लेन कर दो, तो वो स्टेटमेंट सही सही बनता है, वरना सब गड़बड़ है। और मैं एक और बात बताता हूँ, मान लो कि ये चीज तुम्हें समझ में कम आई, एक दो बार बता, आप इसको रट भी सकते हो यार, ऐसे थोड़ी ना कि इसको कोई टेंशन में लेना है। वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा एक्सप्लेन व्हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस बेसिक। वो सीधे सीधे एप्लीकेशंस आते हैं क्वेश्चन। इंजीनियरिंग का मतलब ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करके, उसको याद करके, उसको क्वेश्चंस में यूज करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिंपल सी चीज है। और किसी को कोई डाउट है क्या? कोई पेपर का कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? बेटा तुम्हारी आवाज ब्रेक हुई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पेपर अभी तक मिला नहीं है, आएगा तो पूछो। अच्छा, ओ, पेपर अच्छा अभी तक आया ही नहीं तुम्हारे पास। कोई नहीं, चलो। तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं वही जो हम लोग लास्ट लेक्चर में या लास्ट लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। एक बार आप चेक कर लो, हम लोग परहैप्स बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन कर रहे थे। एक यस बार सर। आप गो थ्रू कर लो, है ना? क्योंकि अब आपका टेस्ट खत्म हो गया, अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए जो करंट चल रहा है। सो इसीलिए अब आप वही वाला पार्ट में एक बार जाओ, और आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। आप एक बार बेसिक स्टैंड जहां से शुरू हुआ था, चेक कैटेगरी एंड ऑल से, एक बार क्विकली आप वो रिविजिट कर लो, फटाफट देखो जाकर। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उनमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हाईलाइट करके वहां दिखा सकते हैं। फिर उस स्टेटमेंट को लिखो जिसको तुम बोलना चाहते हो। इससे क्या होगा, कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अल्टीमेटली आपके ही मार्क्स आने हैं, एग्जाम में आपको ही परफॉर्म करना है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो उस कोई फायदा नहीं है। फिर आप कहीं पर भी वो स्टेटमेंट यूज कर दोगे गलती से, और आंसर फिर नहीं निकलेगा। वो फिर आप किसी को ब्लेम करो कि टीचर ने पता नहीं कैसे पढ़ा दिया, बुक पे पता नहीं कैसे लिखा हुआ था, कुछ भी आप ब्लेम करो, अल्टीमेटली लॉस आपका है। तो अगर आप सही वे में जाओगे तो परफेक्ट मार्क्स आएंगे। इजी है स्कोर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केवल घर पे, यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं, तब हमें ज्यादा साइंटिफिक थियरीज पढ़नी पड़ती हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में।
फटाफट गो थ्रू करिए। तुमने गो थ्रू कर लिया? एनी डाउट? Sir, 2 minutes. लेट मी नो, जैसे ही आप फिनिश करते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। डन। चल, एक नया सा क्वेश्चन आपको देते हैं। लेट्स सी। नया मतलब कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सोच पाते हो कि नहीं। आप अपना माइक यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। एक मैं सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। कंपाउंड एक है N, डाई मिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। Trinitroaniline is about 4 into 10 raised to 4 times. Now you can imagine, more basic than 2, 4, 6
ट्राई नाइट्रो एनिलीन, वाई। आपकी हेल्प करने के लिए मैं स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर देता हूं। एक है ऐसा, यहाँ पर N बनाया, ये CH3 है, ये CH3 है, here it is NO2, here it is NO2, here it is NO, and the second one is here it is NO2, here it is NO2, here it is NO2, and here it is NH2. गाइस, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? एंड ट्रस्ट मी, ये हमने किया हुआ है पहले। एनीवन? यूज योर माइक। देखो, क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी सामने है, केवल आपको सोचना है कि कौन सी साइंटिफिक थियरी यूज हो रही है। एक मिनट में आपको देता हूँ, आप नोट भी रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जब भी आपको ये डिसाइड करना हो कि बेसिक वगैरह, तो आप पहले ये पता करो कि व्हाई डू वी से कंपाउंड इज बेसिक, मतलब रीजन क्या है। फिर आप वो रीजन कंपैरिजन में लेकर आते हो, मतलब वो जो जिसकी वजह से वो बेसिक है उसको आप फिर कंपेयर करते हो। ये समबडी सेइंग समथिंग? सर वो लोन पे होता तो बेसिक होता है। दैट इज ओके, बट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सर क्या है? मेरी वॉइस इज नॉट कमिंग। सर बोल सर रहे थे, बोलिए बेटा। सर फर्स्ट कंपाउंड में CH3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। वेरी गुड, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा। वेरी गुड। और कोई? लेकिन आप इसको देखो, ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है इतना ज्यादा। इतना ज्यादा जो इंक्रीज हो रहा है, ये किसी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की वजह से है। बिलीव में आपने वो किया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते समय किया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का नाम वो आपने किया हुआ है। चलिए, कोई सोच पा रहा है या फिर मैं डिस्कस करूं? हेलो सर। यस बेटा, बोलिए। सर स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा हिंड्रेंस? स्टेरिक इफेक्ट। उससे क्या होगा बेटा? सर ये क्राउडिंग हो गया है ना। नहीं नहीं, तो क्राउडिंग से मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज हुई है? चलिए, वेरी गुड, कोशिश आपने किया। और कोई कोई बोलेगा ऐसा? मेरा काम है काउंटर क्वेश्चन करना। हो सकता है आप में से कई लोग सही भी बोल रहे हो, तो अपने आंसर को और अच्छे से स्मूथ करिए, देन यू रिप्लाई। और कोई? सर सेकेंड कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। तो ठीक है, उससे फिर क्या हुआ? उससे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज हुई? चल कोई नहीं, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल करो, तो मैंने एक बार आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसी बच्चे ने बोला, लेकिन थोड़ा उसको और स्मूथ करके बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। इसको बोलते हैं SIR। याद है ऐसा बताया? SIR इफेक्ट।
What is SIR effect? Steric inhibition. Steric inhibition to resonance. Yes, steric inhibition of resonance. कुछ भी आप इसमें से बोल सकते हैं. Steric inhibition of resonance. SIR effect. अब यहाँ पर SIR effects के बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा चेंज कैसे होती है? तो ध्यान से सुनना. मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखाए थे स्टेरिक इनहिबिशन वाले. 2-3 ही लिखा है, मतलब 2-3 हो सकते हैं. एक बेंजोइक एसिड पढ़ाते समय मैंने ये पढ़ाया था और ये एग्जाम्पल दिया था मैंने बोला था कि एमाइन एनिलीन का एग्जाम्पल जब आएगा जिसमें नाइट्रोजन जिस बेंजीन के साथ कनेक्टेड है उसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हो और नाइट्रोजन पे भी वो 2 ग्रुप्स यहाँ लग जाए, तो फिर होता क्या है कि जो लोन पेयर नाइट्रोजन का है ना, that lone pair does not take part in resonance with benzene ring. उसको कहते हैं steric inhibition of resonance. इतना ज्यादा क्राउड इसके आजू बाजू नाइट्रोजन के आ गया कि इसमें SIR इफेक्ट लग गया. SIR इफेक्ट लगने से क्या होगा कि लोन पेयर जो है ना, जो पहले रेजोनेंस में जा रहा था अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और अगर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ये मेरे लिए कौन सा लोन पेयर हो जाएगा? लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड. सो आंसर इज localized lone pair. While in this case, same lone pair is delocalized. तो बताइए कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ देता है, लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड. और ये वाई डू आई से कि ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए. किसी बच्चे ने बोला था कि 2 मिथाइल ग्रुप लगा है उससे भी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन इतना ज्यादा चेंज कैसे आया? तो इतना ज्यादा चेंज आया बिकॉज इसका रेजोनेंस रुक गया. जब इसका डिस्पर्जन हो रहा था, डीलोकलाइजेशन हो रहा था रेजोनेंस के थ्रू, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज किया था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड हो गया. ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में इसी तरह लिखना सब्जेक्टिव वे में, और फिर एक्सप्लेनेशन कर देना कि यहाँ पर लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन रेजोनेंस, और यहाँ पर लोन पेयर का रेजोनेंस इनहिबिट हो गया. बस इतना आपको दिखा देना है. और अगर आप वैसे दिखाना चाहते हो तो आप ऐसा बोलोगे कि ये जो यहाँ से यहाँ का लोन पेयर का रेजोनेंस रिंग के साथ है और इनका रिंग, ये दोनों प्लेन्स ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है. यहाँ क्या हुआ, वो प्लेन से बाहर चला गया, यानी कि इतना हिस्सा और ये अभी इसको लिख सकते हैं कि 2 प्लेन्स आर नॉट कोप्लेनर. और अच्छी वे में लिख दिया हमने कि यहाँ पर कोप्लेनर नहीं, आउट ऑफ द प्लेन चला गया, इसीलिए इसका रेजोनेंस इनहिबिट हो गया. इसको आप लिख लो. यहाँ पर इसी के लिए है हाँ, कि नाइट्रोजन लीव्स द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, दैट इज व्हाई स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, इसी को तो बोलते हैं. एनी कंफ्यूजन? यूज योर माइक. गाइस, ये 40,000 आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज्यादा चेंज है, लार्ज चेंज है, दैट यू कैन एक्सप्लेन.
डन। ये सारे कॉन्सेप्ट से सर रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको डाउट एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार बेसिक वाला लेवल पे हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए वो, लेकिन ये सब आपको एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। वो अगर केवल इतने से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, अगर वो तो सभी बच्चे पढ़ते जाएंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जब एग्जाम में आपको मार्क्स आएगा तब आप रियलाइज करेंगे कि इन सब की नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। somebody saying something? सर मुझे कोप्लेनर में डाउट है। बेटा ठीक से आवाज समझ में नहीं आई मुझे। सर मेरा माइक के कोप्लेनर में डाउट है, मतलब वो कौन से, मतलब सर आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन थोड़ा माइक के और नजदीक जाके लाउडर बोलो ना। हेलो हाँ बोलो, हेलो। बोलो ना बेटा। सर मेरा कोप्लेनर में डाउट है, कोप्लेनर में डाउट है। बोलो ना, बोलो। हाँ मतलब मुझे समझ रहा नहीं कोप्लेनर मतलब किसमें कैसे आइडेंटिफाई होता है, वो नहीं आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो ये कहा कि या नाइट्रोजन छोटा एटम था ये, और तुमको कोई ये जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये एक दो ही एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि नाइट्रोजन के चारों तरफ यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स जो लगे हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन ने प्लेन लीव कर दिया बेंजीन का। उसी को तो बोला, जब प्लेन लीव कर दिया तो ये और हाँ ये प्लेन में नहीं है ना आपस में साथ में, उसको बोलते हैं नॉट कोप्लेनर। हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं ऐसे नहीं, मतलब पहले आपने कराए थे ना कि कोप्लेनर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो मेरे को एक समझा नहीं था, वो मेरे को पूछना था। और ना फिर ना ना लास्ट टाइम ना आपने बोला ना कि अभी जो नो एग्जाम नो करने लगे नो पूछो। नो, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस। उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमने को प्लेनर या नॉट को प्लेनर केवल इतना बताने के लिए बस लिखा है वहां पर कि नाइट्रोजन इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू SIR इफेक्ट, बस और कुछ नहीं है। उसको तुम केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट मत करो। हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकाल कर उसको केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट मत करो जबरदस्ती, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये एक दो एग्जाम्पल है जिनमें SIR इफेक्ट लगता है, उसको चलने दो अभी। अगर इसमें तुम्हें डाउट है ओके तो बोलो। नहीं इसमें नहीं है, ये समझो। तो बस फिर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। थैंक यू। बाबू अगर वो तुम्हें नहीं आता उसको किनारे कर दो, वो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, देखते हैं कि sp2 है कि नहीं, सब sp2 हो जाता है तो उसको प्लेन में मान लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ओके। ठीक है। हाँ और किसी को यस यहाँ सर, पर कोई थैंक यू। डाउट है? एनीवन? Anyone? Should I give you another? चल, फिर से मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट आप बताओ फिर से कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। इस बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता हूं, आप खुद ही ड्रॉ करो और फिर मुझे एक्सप्लेन कर दो। देखिए ये सारे जो मैं आपको ये इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, ये मैं नहीं भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। तो ये मेरी या किसी भी टीचर की पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें लग जाएंगी तो मैं ये चीजें स्किप भी कर सकता हूँ, बट उसमें लॉस उन दो चार बच्चों का हो जाएगा जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उनको लगता है कि उनको एडवांस्ड एग्जाम में सिलेक्ट होना ही होना है। तो इसलिए मैं ये सब कराता हूँ। बाकी अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट लगे तो बेसिक वाली चीजें हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप भी कर पाओगे और इनको आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये है कि 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो एनिलीन। अब ये जानबूझकर देखो, इससे यूपीएससी नेम का भी आपको आइडिया लगेगा।
आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो जो मैं दे रहा हूँ. इज अबाउट 35 times more basic than 2,4 dimethyl 2,4 2,4 के बदले यहाँ लिखना चाहिए मुझे 2,6 dimethyl then 4 nitroaniline. Explain. सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड देन कैन यू एक्सप्लेन दिस. अपना माइक यूज करिए और बताइए. ये भी एग्जांपल मैंने आपको मतलब मिलता जुलता दिया हुआ है, आप देखोगे तो मिलेगा. मेटा मेटा मतलब इसका क्या मतलब है? मेटा पोजीशन. फिर तुम आधा अधूरा नहीं बोला बेटा, पूरा सही से बोलो ना. फिर वही बात, शाहरुख खान मर गया. अरे पूरी स्टेटमेंट बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो. कुछ ऐसा बोलो ना, सिंस दिस ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन ड्यू टू दैट दिस इफेक्ट इज ग्रेटर एंड ड्यू टू दिस ग्रेटर इफेक्ट दैट इज मोर बेसिक लेस, ऐसा कुछ बोलो. खाली मेटा बोलने से थोड़ी काम चल जाएगा. ये तो मतलब अब मेरे को नहीं मालूम है ना तुम आगे क्या बोलने वाले हो. कोई और बोलना चाहेगा? मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप सोचो. पहले वाले केस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा है. दूसरे वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये. कायदे से तो तुम्हें खुद आना चाहिए था ये सब, लेकिन कोई बात नहीं. आप एक बार इसको देख लो और बताओ. कोई बताना चाहेगा? यूजर माइक. माइक यूज करके बताइए बेटा, शर्माइए नहीं. थोड़ी बहुत इंसल्ट से अगर आप इस तरह से घबरा जाएंगे तो एग्जाम में कैसे कर पाएंगे. यहाँ इंसल्ट होगी तो वहां अच्छी रैंक आएगी. एनीवन यूज योर माइक. चलिए कोई नहीं, डिस्कशन कर लेते हैं. पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना. और उसके हिसाब से फिर मैं और भी क्वेश्चंस आपको उस तरह से दे सकता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है चीजें स्किप हो जाती हैं. सर वो जो सर मेटा ऑर्थो पोजीशन पे जो CH3 होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है मेटा पोजीशन के कंपेयर में, वेरी इसलिए गुड. वो बेसिक स्ट्रेंथ इधर इंक्रीज हुआ. किसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए? दूसरे वाले की, पहले वाले की? दूसरे वाले की तुम्हारे हिसाब से. लेकिन क्वेश्चन में देखो पहले वाले नहीं की नहीं ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है. सर पहले वाले में मेटा पोजीशन पे इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा, सिर्फ रेजोनेंस नहीं लगेगा. और वो दोनों में मेटा सॉरी
मेसोमेरिक और ऑर्थो पे इंडक्टिव इंडक्टिव ज्यादा लगेगा ना, और तो भी सब ऑर्थो कर रहे हैं, पे बोलो। इंडक्टिव ज्यादा लगेगा ना प्लस तो आई, तो डिस्टेंस ये ज्यादा डिपेंडेंट। बेसिक होना चाहिए। नहीं समझे? अरे तुम रेजोनेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब में इसको तो इलेक्ट्रॉन देने की आदत है ना मिथाइल को। लिस्ट में चेक कर लो, Yes, मिथाइल sir. डोनर ग्रुप है। सर बोलिए बेटा। सर फर्स्ट कंपाउंड में CH3 की वजह से, क्राउडिंग की वजह से NO2 प्लेन छोड़ देगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन बात है, व्हाट्स नेम बेटा, बहुत बढ़िया आंचल। आपने, वेरी गुड बेटा, ये एक्सप्लेनेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर आप लोग वो जाकर चेक करोगे ना जहां पर बेंजोइक एसिड का एसिडिकेशन पड़ा है, वहां मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिखाए थे, 2 एग्जाम्पल केवल दिए SIR के। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हारे, वो भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जब क्वेश्चन आते हैं तब वो 2-3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाँ ये छोटा एटम है, इसकी क्राउडिंग होती है, इसकी वजह से ये प्लेन लूज करता है, और यहाँ SIR है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है। सोचिए अगर आप घबरा जाएंगे और उनको छोड़ देंगे तो वो रह जाएगा, लेकिन खाली 2-3 ही एक्स्ट्रा है। खाली तुमको ये याद रखना था कि एक बेंजीन रिंग दिया है, उसके ऊपर अगर एमाइन है, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ एक ग्रुप, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा पाता। कितनी छोटी सी चीज है। फिर उसी तरह एक मैंने एग्जांपल लिखाया था NO2 के लिए, कि अगर NO2 के इधर कोई ग्रुप इधर कोई ग्रुप लग जाए तो इस NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट खत्म हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। ये 2 फेमस एग्जांपल्स मैंने लिखाए थे, और उसका आज देखो एप्लीकेशन दिखा दिया मैंने। तो इस बेटा ने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया। ये आपको सोचना जिस दिन आ जाएगा ना कि एक टीचर ने तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखा दिया है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आ गया है ना, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आ रहा है, एंड यू आर नाउ केपेबल ऑफ गेटिंग अ रैंक इन JEE एडवांस। ये सोच लेना। तो वो सब आप डेवलप करना है, इसीलिए तो खूब सारी प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि अपना वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड वो ज्यादा बढ़ जाए। इसमें आपको केवल इतना दिखाना था कि यहाँ पर देयर इज SIR। यहाँ पर NO2 में तुम्हें कुछ और ग्रुप लगाना ही नहीं है, इसकी ये फेमस एग्जांपल है, बस मैंने ऐसे ही लिखा दिया, आपको इतना याद रखना था यहाँ SIR है। SIR का अब इफेक्ट क्या है? SIR का ये इफेक्ट है कि यहाँ पर जो NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट था वो खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वाया रेजोनेंस, अब खाली इंडक्टिव से ये विड्रॉ कर पाएगा, ये चीज खत्म हो गई। लेकिन इसमें अभी भी ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस। इसका मतलब है कि इसका जब नॉन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो और स्ट्रांगली उसको खींच रहा है ये। जबकि यहाँ पर खाली रेजोनेंस में हो रहा है, इसका एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लग रहा है। दैट इज व्हाई दिस लोन पेयर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मोर हम लिख सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज मोर बेसिक, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो आपको केवल ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने किस कॉन्सेप्ट पर बेस दिए थे? SIR पे। और ये तुम्हें डायरेक्ट खाली क्या होगा, कल के टाइम पे मिथाइल के बदले इथाइल ग्रुप लगा देगा, है ना, मिथाइल के बदले कोई और ग्रुप लगा देगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी थी अपने, इसीलिए मैं जनरलाइज वे में GG करके लिखा है। कोई और ग्रुप हो सकता है, जरूर थोड़ी ना मिथाइल ही लगाओ। आप इसको कॉपी कर लो, लिख लो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। बट वेरी गुड आंचल बेटा, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दिया।
यार Yes, sir. नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, और देखो मैं हर बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आप सोच रहे हो। ओ, आप जब सोचते हो तो आप उस बेसिक लेवल पे ही सोच रहे हो, तो उसमें जो चेंजेस दिख रहे हैं ना हर बार, उनको हाईलाइट करना है, राइट? कि आपने मान लीजिए यहाँ खाली इंडक्टिव देखा या किसी ने मेटा वगैरह वगैरह बोला, तो वो भी आप लिखो और उसको क्रॉस कर दो, क्योंकि वरना क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम फिर देखोगे और आपने रिवाइज नहीं किया होगा, फिर वही चीज दिमाग में आएगी। अगर आप हाईलाइट कर दोगे उसको कि भाई ये नहीं सोचना है, तो फिर आपको हो सकता है स्ट्राइक करे कि नहीं नहीं, ये तो मैंने सोचा था जो गलत निकल गया। ठीक है, तो आप वो भी लिखो जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, और उसको क्रॉस कर दो कि ये मेरे को नहीं सोचना है एग्जाम हॉल में। मैं चाहूं तो पहले आपको एक ये बता दूं, मतलब बताया पहले भी है मैंने, लेकिन अगर मैं चाहता अभी आज के टाइम पे तो दोबारा ये चीज पहले बता देता और फिर क्वेश्चन देता, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, फिर आप दूसरी चीज सोचते ही नहीं। और सोचते नहीं तो फिर यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेनेशन आप लिखकर क्रॉस कैसे करते हैं, और एग्जाम में पता चला आपने सीधे सोच लिया। इसलिए मैं जानबूझकर आपको पहले ये नहीं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे रहा हूँ। आप सोचो आप क्या उसका आंसर पहुंच पा रहे हो। अगर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, जैसे एक भी बच्चा अगर पहुंचता है तो मैं तो सक्सेसफुल हो जाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट बेसिक स्ट्रेंथ किसका? फटाफट आंसर बताइए बेटा। आप अपने लेवल पे आंसर निकालना, बट इसमें एक नया सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, वो हाईलाइट करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू। तुमने कर लिया? Yes, sir. याद रखना कि जो CH3 है ना, वो जैसा रेजोनेंस का इफेक्ट होता है ना, वैसा इफेक्ट ये दिखाता है। और इसीलिए हमने लिस्ट में भी लिखा होगा आर ग्रुप को। भले ही अभी आज के टाइम पे क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है, तो वो रेजोनेंस कैसे दिखाता है, उसके पास लोन पेयर नहीं फिर भी कैसे दिखा पाता है उसका इफेक्ट, वो हमको भले ही नहीं मालूम है, लेकिन लिस्ट में दिया हुआ है कि CH3 ग्रुप आर ग्रुप जो होगा, वो एक टाइप का मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा हो जाता है। उसके हिसाब से ही सोचना।
क्या डिस्कस? गाइस, बिलीव मी, अगर आपने ठीक ठाक बेसिक लेवल पे चीजें की हुई हैं, फंडामेंटल चीजें की हुई हैं, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए था। अगर मैं इधर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, और ये आंसर तुम्हारा है तो आप मान लेना कि आप राइट ट्रैक पे हो। जहां जहां भी चेंजेस करने होंगे वो कर लोगे तो आप 100% आप उसी उसमें पहुंच जाओगे, जोन में। तो आपका आंसर अगर ये आ रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आप चेक कर लो कि आप ये आंसर तक पहुंच पाए थे। अगर आप ये आंसर तक पहुंच पाए तो आपका फंडामेंटल अच्छा है। आप खाली क्या होता है, पॉलिश करना होता है। पॉलिश करने का मतलब है जहां जहां चेंजेस हैं वहां आपने ठीक कर लिया उसको। तो जैसे SIR इफेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद अभी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक इफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, वो आपने एक्स्ट्रा कर लिया, तो आप बिल्कुल जो है जे एडवांस के लिए चाहिए चीजें, वो आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आंसर क्यों आया, कैसे आया, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले ये जज करो कि कोई कंपाउंड बेसिक क्यों है। उसको मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, यहाँ बड़े बड़े से दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर, तो नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर, ये आपको माइंड में रखना है, इसी की वजह से वो बेस है। ठीक, तो हमें केवल ये दिखाना है कि कहीं इसका डिस्पर्जन तो नहीं हो रहा है। तो हमको ये बताना है सबसे पहले रेजोनेंस। तो फर्स्ट चेक मेसोमेरिक इफेक्ट, देन इंडक्टिव, देन इंडक्टिव। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, भले ही हमें आज की डेट पे ये नहीं मालूम है कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, मतलब इसमें एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बस लिस्ट में तुम्हारे पास वहां लिखा होगा। जहां +M की लिस्ट है ना, उसमें देखोगे, या +R की लिस्ट है, उसमें एल्काइल ग्रुप भी मेंशन्ड होगा, R करके लिखा होगा या CH3 करके लिखा होगा। इसका मतलब है कि इनकी जो रिलीजिंग पावर है इलेक्ट्रॉन देने की, वो बाकी सबसे ज्यादा है। ये दोनों ज्यादा बेसिक हो जाएंगे, मोर बेसिक, और यहाँ पर हम ओनली इंडक्टिव सोचेंगे। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो भाई नेक्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव होता है और इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इसमें इंडक्टिव एक्स्ट्रा मोर हो गया। एक्स्ट्रा जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव का ज्यादा है इसमें। तो इसी वजह से क्या होगा कि लोन पेयर का जो डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए थर्ड मोस्ट बेसिक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सबको समझ में आया कि कैसे हमने प्रूव कर दिया है कि थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक है? यस सर। ठीक है, अब हाँ उसके बाद ये दोनों तो पहले आ गए, फिर इसके बाद इसमें फोर्थ और फर्स्ट में ये कि इसमें कोई नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसीलिए वो जो है लास्ट में आया। ये इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। पहले जिस जिस भी बच्चे ने ये एक्सप्लेनेशंस ना लिखे हो, पहले वो लिख ले। ठीक है, पहले आप लिख लो इसको। कॉपी कर लिया, सब कुछ लिख लिया? 2 मिनट सर। हम्म।
डन। चलिए यस सर। गाइस, अब मैं आपको केबी वैल्यूज देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये जो पहला वाला है, इसका केबी वैल्यू है 4.2 इंटू 10⁻⁻10। ये केबी वैल्यू है। इसका जो केबी वैल्यू है वो है मेरे पास 12 इंटू 10⁻⁻10। और इसका केबी वैल्यू है मेरे पास 2.42 इंटू 10⁻⁻10। इसका केबी वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁻⁻10। अगर आपको मैं ये केबी वैल्यू दे दूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दूं, तो क्या तुम बता सकते हो, पहले तो इसको क्रॉस कर लेना, और क्या तुम बता सकते हो करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का? फटाफट, एनीवन? So second is greater than fourth. Fourth is greater than first, and first is greater than second. Sorry, अब third. आप देखो कितना चेंज आया है। बताओ ऐसा कौन सा है जिसमें सडन चेंज आ गया और बाकी लगभग एक जैसे थे ऑर्डर में? ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये कहाँ? Third. थर्ड है, ये थर्ड है। बताइए कौन सा है जो इधर उधर हो गया और बाकी लगभग सेम रहा? Sir, second और third. Second और third change हो गए। हाँ, उन लोग दोनों का उल्टा हो गया। और कोई बताएगा? थर्ड वाला सर। थर्ड वाला। सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं इन दोनों में ये हटा दूं तो आप ध्यान से देखोगे तो हर बच्चे का आंसर सही आ जाएगा। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? कैन यू सी? अगर मैं थर्ड कंपाउंड ही क्वेश्चन से Yes, हटा yes. दूं तो मेरा आंसर आराम से निकल आएगा। ये है डिफरेंस जेई मेन और जेई एडवांस्ड एग्जाम में। एक कंपाउंड एक्स्ट्रा डालने से उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक क्वेश्चन, खाली एक कंपाउंड हटा देते तो क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे हो जाता। वो जेई मेन टाइप का क्वेश्चन हो जाता जिसको लगभग सारे बच्चे आंसर करते थे, एक कंपाउंड। ठीक है, अब ये यहाँ कैसे गया, इतना पीछे कैसे आ गया, जबकि सारे कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए था और नंबर 1 हमने इसको रखा, और ये निकला एक्सपेरिमेंट में कितना, लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए वी आर गोइंग टू लर्न अनदर साइंटिफिक थियरी, या छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है जिसको आप साइंस ही बोलते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इसका नाम है SIP इफेक्ट। SIP। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? SIR। ये क्या है? SIP इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस SIP इफेक्ट? इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। नाम सबने लिख लिया, करेक्ट ऑर्डर लिख लिया। शुड आई चेंज दिस पेज एक्सप्लेनेशन के लिए? ऑल्दो ये नया सा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस इसके बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करा दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिथाइल के बदले इथाइल ग्रुप दे देगा एग्जाम में, तो इतना टेंशन लेना नहीं है उसके लिए। खाली कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि ऑप्शन में वो हो सकता है एक्सप्लेनेशन लिखा हो स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वो फिर आपको वो 1 और मोर देन 1 में वो सब भी टिक करना होगा। Should I change this page? गाइस, ये क्या है SIP? एक छोटी सी चीज है। मान लो कि इट्स लाइक कि तुम यहाँ पर ऐसे खड़े हो और कोई भी मतलब तुम्हारा बहुत ही क्लोज, लाइक
योर फादर, लाइक योर मदर, वो आपके बहुत नजदीक खड़े हैं, और कोई अचानक से तुम्हें पीटने के लिए आता है एकदम फास्ट वे में, तो तुम्हारी मदर या फादर क्या करेंगे? भगा देंगे, आप क्या करेंगे? भगा देंगे उसको। भगा देंगे। उससे बेटर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मानते हो? यस। यस सर। एक सिचुएशन ऐसा लेता हूँ कि मान लो तुम यहाँ खड़े हो और मम्मी पापा बहुत दूर हैं तुमसे, और कोई पीटने के लिए आता है, तो बताओ प्रोटेक्ट चाहते हुए भी क्या वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस वाली सब, मैं छोटे छोटे घरेलू एग्जाम्पल आपको देता हूँ सो दैट आप याद रख पाए वो कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखना, होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन और ये जो एसआईपी कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल एनिलीन में ही वैलिड है, यहीं पर और कहीं नहीं। ये लोन पेयर है, ये H प्लस है। H प्लस बताइए किसको अटैक करना चाहता है? कैन यू गेस? बोलो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन को, है ना? तो नाइट्रोजन को अटैक करना चाहता है। भाई चोर है, तुम्हारे पास पैसे हैं, चोर तुमको अटैक करने के लिए आ रहा है, आप ऐसा सोचो। तो H प्लस है, उसको नाइट्रोजन पे अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए आ रहा है। और अगर अटैक हो गया तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक। लेकिन तुमने क्या किया, इस NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप। अब ये ग्रुप अपने क्राउड की वजह से H प्लस के अटैक को कम कर देगा कि बढ़ा देगा? इसने इसको प्रोटेक्शन दिया अपने क्राउड की वजह से। जैसे तुम्हारे मम्मी या पापा तुम्हारा नजदीक है, उन्होंने अपना हाथ लगा दिया तुम्हारे फेस के पास, और तुम्हें तुम्हारे फेस पे कोई भी आकर थप्पड़ नहीं मार सकता। फिर वैसे ही समझ लो आप, H प्लस अटैक करने के लिए नाइट्रोजन पे आ रहा था, एक ग्रुप है जो अपने क्राउड की वजह से, समझ लो, थोड़ा सा इनहिबिट करता है इस H प्लस के अटैक को। क्या इतना पॉइंट समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर। और अगर अटैक नहीं हो पाएगा तो फिर जो कंपाउंड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ एसिड बेस का, तो इसको बेस हम बोलेंगे ही नहीं, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हम कम बोल देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू SIP। और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ? एनिलीन की। कहीं और इसको नहीं कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट में हमने केवल कहां पर पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा बेंजोइक एसिड में, तो वहीं पर हम यूज करेंगे। और यहाँ के लिए हम नया वर्ड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? है सब वैसे हिस्टेरिक, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग्स के साथ जाओगे तो आपको आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो SIP कहां पर हम यूज कर रहे हैं? फॉर एनिलीन। और एनिलीन में वो कब लगेगा? जब यहाँ पर कोई ग्रुप लगेगा। अब इमेजिन करो मैंने 2 ग्रुप लगा दिए, तो बताओ ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा ये NH2 की कम होगा? ज्यादा। 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 मम्मी खड़ी हो गई इधर, हाँ मम्मी खड़ी हो गई, पापा खड़े हो गए, और ये तुम हो, और क्लोज होने चाहिए। ऑर्थो के अलावा कहीं और होगा तो फिर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। अब H प्लस का अटैक और इनहिबिट हो गया, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और रिड्यूस हो गई, फर्दर रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। एंड ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से आप बोलते हो ये जो पुराना हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें वो लास्ट में पहुंच गए। तो हमने 2 चीजें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आज पढ़ी स्पेशली, एक SIR इफेक्ट और एक SIP इफेक्ट, और दोनों में मेनली हमने एनिलीन के लिए पढ़ा।
Should I remove this? 1 minute, sir. Done. यहाँ पर आप लिख लेना, आंसर इज चेंज्ड ड्यू टू SIP इफेक्ट। चलिए, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, एक बार आप ट्राई करिए। Guys, write the basic strength order. Quick. फटाफट आंसर लिखिए।
और कौन सा आंसर लिख रहे हो ये भी एक देना, और एक साथ मेरे को आंसर लिखो, नहीं तो फिर क्या आएगा, समझ में नहीं आएगा किसका आंसर आपने दिया है। डन। Done, sir. ओके, गुड गाइस, ध्यान से देखो। पहली चीज तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वाया इंडक्टिव, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है और पास में और ज्यादा लगाएगा, ठीक। और साथ साथ यहाँ पर क्या लग रहा है, SiP। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और SiP होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये है। देख लो क्या आपको ये आया, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा ना, वो तो लोन पेयर को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक। उसके बाद देखो Cl की खास बात ये है कि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ SiP इफेक्ट भी लग रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और लेकिन रेजोनेंस के थ्रू रिलीज करता है। तो यानी कि इफेक्टिवली ये इसका विड्रॉइंग इफेक्ट रिलेटिवली हम ज्यादा ले लेंगे, तो इसका आंसर भी यही वाला है। उनको एकदम सिंपल वैसा मैंने दे दिया है। इंडक्टिव डोमिनेट करता है हैलोजेंस के केस में, इस वाले में आता है। इस वाले में जो O है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, लेकिन OCH3 की खास बात ये है कि वाया रेजोनेंस तो रिलीजिंग है, बट वाया इंडक्टिव विड्रॉइंग है, वाया इंडक्टिव विड्रॉइंग, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस वाले केस में अनफॉर्चुनेटली जो आंसर है वो यही है। इसमें आप देखोगे जो SiP वाला है वो लास्ट में नहीं गया। आप इसको चाहो तो एक्सेप्शनल केस करके भी याद रख सकते हो, 4-5 एग्जाम्पल है, कोई टेंशन नहीं है।
हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ाता है, यानी SiP जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, और जो रेजोनेंस है वो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, राइट। लास्ट में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहाँ का जो रेजोनेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। इसको इसीलिए मैंने एक्सेप्शनल करके बोल दिया कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी सब पूरा ऑर्डर आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों नहीं, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी की बाद आनी चाहिए थी, बट SiP की वजह से पीछे चला गया। तो इसको आप चाहिए तो एक्सेप्शनल करके कर सकते हो, बाकी सब में तो आपका SiP की वजह से वो लास्ट में ही जा रहा है। कॉपी कर लो इसको। If you have any confusion, use your mic. Huh? जो सामने क्वेश्चंस थे वही आंसर ही थे एक्चुअली। Should I remove this? बोलो। Yes, sir. Now I am going to tell you. Sir, done. एक और एमाइंस के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। लोग अनफॉर्चुनेटली इसको यूज नहीं करते और उल्टे सीधे तरीके से आंसर निकालते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है एमाइन इन्वर्जन। एमाइन इन्वर्जन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये यहाँ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज बेसिक कंपाउंड। इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। ध्यान से देखोगे तो दोनों एक जैसे ही, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें भी एल्काइल ग्रुप्स 3 लगे हुए, इसमें भी 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। ये एक बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका एमाइन इन्वर्जन इन सब से क्या लेना देना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेसिक ज्यादा है। तो और ये एमाइन इन्वर्जन है क्या, उसके लिए पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक कंपाउंड लिखता हूं ये, इस कंपाउंड का आप ये बता सकते हो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp3, वेरी गुड।
तो बताओ इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और कोई अच्छे से बताए। मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? अमोनिया के जैसा है बेटा, याद करो, पढ़ाया गया होगा। टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल ना, ज्योमेट्री। ना बेटा, दो कंपाउंड फेमस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, एक वाटर का शेप बेंड शेप वी शेप, और एक अमोनिया का, याद करो क्या पढ़ाया गया है? पिरामिडल। पिरामिडल। देखा, वैसा बोलने में याद आया इसको, पिरामिडल। तो उसमें एक ऑर्बिटल में लोन पेयर चला जाता है, ओवरऑल टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूल का जब शेप देखोगे तो उसमें खाली इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये पिरामिडल शेप है ओवरऑल। ठीक है, अब तुम इसको ऐसा सोचो कि तुमने कभी अच्छा, सभी यूज करते हैं, रेनी सीजन में आप याद करो, आप अम्ब्रेला यूज करते हो, ठीक है। और तुमने कभी ऐसा रियलाइज किया है कि अम्ब्रेला जो है, बहुत हवा जब चलती है तो कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अरे उल्टा। वाह, बिल्कुल सही, अम्ब्रेला इस हालत में चला जाता है, इस हालत Yes, sir. में। तो कई बार ऐसा होता है कि अम्ब्रेला तुम्हें भीगने से बचाता है, और कई बार वही को भिगो दे उल्टा करके। ठीक है, ये जो फ्लिप होता है ना, इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन। बड़ी मुश्किल से ऐसे एग्जाम्पल इन्वर्जन। घरेलू ढूंढ के लाए हैं तुम्हारे लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये है इन्वर्जन। अब जो ये पिरामिड दिख रहा है ना तुमको, ये जो पिरामिडल शेप ऐसा दिखता है, अब कोई कह सकता है कि ये ऐसा क्यों, या ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। आप समझ पा रहे हो? ये पलट दिया मैंने। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसके सराउंडिंग जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये तुम्हें ऐसे भी दिख सकते हैं, तभी भी तो पिरामिडल ही है। तो Yes, sir. ये जो फ्लिप होता है ना, इसी को नाम देते हैं इन्वर्जन। क्या तुम समझ पाए इन्वर्जन क्या है? इज इट क्लियर? यस सर। और ये Yes, एमाइंस sir. में क्यों होती है? क्योंकि एमाइन में ही तो पिरामिडल शेप होता है। ठीक, यस और नो बोलते रहिए बेटा, क्योंकि तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। सर डाउट है बोलो ना। सर, मतलब एमसीएच सर ने हम लोग को इसको टेट्राहेड्रल बोला था इसका। अरे ये यार, ये ज्योमेट्री जो है ना, कुछ और ही डाउट ले और आता शेप है में। अरे बेटा, तुम हमेशा उल्टे सीधे डाउट कैसे घुसेड़ देते हो? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि ये टेट्राहेड्रल होगा, ये पिरामिडल होगा, बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं पिरामिडल, तो ये मान लो, और केमिकल बॉन्डिंग वाले सर से बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और समझना है, उसको समझने को ट्राई करो। ये छोटे मोटी चीजें हैं कि पिरामिडल है, बुक में पढ़ा है, तुम सर्च कर लो, अमोनिया का शेप पिरामिडल निकल आएगा गूगल में, 2 सेकंड लगता है। हमारा ऑब्जेक्टिव वो समझना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एमाइन इन्वर्जन समझना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ये गलत डाउट नहीं पूछना है, टाइमिंग गड़बड़ है ये वाली। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आया क्या? ये इन्वर्जन आप समझ पाए, रिलेट कर पाए इसको Yes, अम्ब्रेला sir. वाली स्टाइल से? यस सर। के लिए यस और मैं बोल रहा हूँ बाकी बच्चे डोमिनेट करें, ताकि ऐसे उल्टे सीधे डाउट्स अचानक से कोई लेके भी आता है तो थोड़ा सा रुके, नहीं तो उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा अपना। इज इट क्लियर? यस सर। मैं आपको इतने अच्छे से कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो कठिन से कठिन जो डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट है, वो किसी तरह से घरेलू एग्जाम्पल से रिलेट करके आपको बता दूं, ताकि एग्जाम हॉल तक आपको आराम से वो चीजें याद रहें। अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं चाहूं तो अपने इस अम्ब्रेला को किसी थ्रेड से, किसी स्ट्रिंग से ऐसे मैं इसको बांध दूं, तो बताओ ये फ्लिप हो पाएगा? मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। यानी जब तक कि ये रस्सी टूटती नहीं है तब तक फ्लिप नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यस। तो देखो, इसको मैंने क्या किया, आप विजुलाइज करो सिचुएशन। वही चीज मैंने तो कर दी ना, इसको समझ लो, यहाँ से बांध मैंने दिया। एक नॉट बांध दिया। विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो बताओ इन दोनों में से किसमें एमाइन इन्वर्जन नहीं होगा?
फर्स्ट वाले में नहीं होगा। फर्स्ट। यस, तो बस इतना मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको समझाना। अब इसमें कुछ और आप क्वेश्चन ढूंढ कर ले आओगे तो कचरा हो जाएगा। जैसे उसने बोला शेप से हमें क्या लेना देना है, हमारे लिए तो शेप को यूज करना था। नो एमाइन इन्वर्जन, नो एमाइन इन्वर्जन, यहां तक आपको समझना था। ठीक है, और एक स्टेटमेंट इसके बाद लिख कर रखना है कि इफ नो एमाइन inversion, then more basic amine। ये आप लिख लो और इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये अच्छे से कॉपी करो कि यहाँ एमाइन इन्वर्जन हो रहा है, ऐसा लिखना है कि इट्स हाइब्रिडाइजेशन sp3, इट्स शेप इज पिरामिडल। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो ऐसा, ये ग्राफ होता है इसका। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्जन। ये ग्राफ भी बना सकते हो ऐसा, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होगा। छतरी अगर आपकी पलटती है तो हवा आती है, हवा मीन्स एनर्जी लगी। तो हर प्रोसेस के लिए, यानी कि इस इन्वर्जन के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, बट एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, इसलिए इसमें फटाफट इन्वर्जन हो पाता है। तो हाउ इन्वर्जन इज रिलेटेड विद बेसिक स्ट्रेंथ, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको कॉपी कर लो अपने नोट्स में, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सर बोलो ना बेटा। सर लेकिन ये जो पहला वाला केस में जो नाइट्रोजन का है उसमें वो कैसे बंधा हुआ है, मतलब समझा नहीं। अरे तुम ये सोचो ना कि ये नाइट्रोजन, ये वाला जो ग्रुप है, ये फ्लिप कब कर पाएगा, जब ये फ्री होगा ना। फ्री है तभी तो फ्लिप कर पाया, ये आर तीनों फ्री है। अब इन तीनों को अगर बांध दोगे तो फ्लिप कैसे कर पाएगा। फ्लिप करने के लिए एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये तीनों एक दूसरे के ऐसे सेम प्लेन में आएंगे, वो ये स्टेज है। बट यहाँ कैसे पहुंचेगा जब तीनों ये बंधे हुए हैं यहाँ पर। ओके सर। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही से कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार हमारे वर्जन रिपीट करो ना, मैं लैग हुआ था मेरे। हाँ, मैं बोला ना आप इसको कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से शुरू करूंगा। ओके। Those who have copied the link,